कैसे हैं आप लोग। तो लाइट ना होने की वजह से एनालिसिस 9 जुलाई का काफ़ी डिले हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं क्लब करके डाल दूंगी आपके लिए, तो आपका फैसिलिटेशन हो जाएगा। सो विद दैट नोट लेट्स बिगिन विद एनालिसिस। तो मैंने क्लब करके डाला है एंड पर आपको वीडियो सेपरेट ही मिलेंगी फॉर योर कन्वीनियंस। तो पहला आर्टिकल देख लेते हैं, जीएस पेपर 2 से रिलेटेड, इक्वलाइजेशन लेवी ऑन फॉरेन ई कॉम फर्म्स। ठीक है, तो देख लेते हैं इक्वलाइजेशन लेवी क्या होता है और ई कॉम फर्म्स किन पे ज़्यादा ये एप्लीकेबल है। तो इक्वलाइजेशन लेवी क्या है, ये एक तरह का टैक्स है। जैसे हमारे यहाँ टीडीएस होता है ना, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, पहले ही टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं, जिससे कि मतलब अगर कोई इंसान दोबारा वो टैक्स, मतलब क्या है, ओरिजिनली तो उसको इतना % ऑफ इनकम में टैक्स भरना चाहिए था, पर वो इंसान नहीं भरता, तो पहले ही सरकार टीडीएस काट लेती है कि सरकार को ऑलरेडी पहले से ही फायदा हो जाए इन केस वो रिटर्न फाइल ना भी करे। सो दैट इज टीडीएस। सो उसी तरीके का होता है इक्वलाइजेशन लेवी। तो ये कितना रेट होता है इसका, 6% का होता है। 2016 में पहली बार आया था। क्या होता है, कोई नॉन रेजिडेंट जब किसी मतलब दूसरी जब कोई देखो रेजिडेंट हो गया ना, कोई नॉन रेजिडेंट कंपनी को जब कोई पे कराता है या ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के लिए बोलता है, तब ये टैक्स लागू होता है। मान लो कि मैंने अभी, हमारा चैनल है एड्यू निर्माण, ठीक है, मैंने बोला कि मुझे फेसबुक पे ऐड करवानी है, ठीक है, इसकी, तो एड्यू निर्माण है, तो ये रेजिडेंट एंटिटी है, ठीक है, इंडिया की है। मैंने मान लो फेसबुक पे करानी है, फेसबुक इंडिया का नहीं है, तो फेसबुक क्या हो गया, नॉन रेजिडेंट एंटिटी, ठीक है, नॉन रेजिडेंट एंटिटी। तो इसको मैंने देना है, तो जो भी मेरा पैसा लगेगा ना, मान लो मैंने इनको 100 रुपया दिया है, उसमें से 6 रुपया एज अ नहीं, 100 तो नहीं होता है, इसकी लिमिट 1 लाख होती है, तो उस तरीके से 6% इसका इक्वलाइजेशन लेवी की तरह कट जाएगा। ठीक है, तो टू नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट ये दिया जाता है। तो फाइनेंस एक्ट की 2020 के अमेंडमेंट में बोला है, इसका एम्बिट एक्सपैंड किया है फॉर नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स एज वेल। ठीक है, तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं उन पे भी लागू होगा, एंड जो गुड सप्लाई ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑनलाइन सेल ऑफ गुड एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज क्या कि naukri.com, ठीक है, इस तरीके की सर्विसेज निकाल रहे हैं, ठीक है, कि हम इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अर्बन क्लैप हो गया, या फिर गुड्स की सर्विसेज लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड ऑल एवरीथिंग, ठीक है, इन पे होगा। एंड विद द लेवी एट द रेट ऑफ 2% इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1, 2020। तो पहले 6% से 2% कर दिया गया है इसको। सो टैक्स अप्लाइज ऑन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन ऑन वेबसाइट सच एज amazon.com। सो जरूरत क्या थी इसकी, टैक्सिंग फॉरेन कंपनीज जिनका सिग्निफिकेंट लोकल क्लाइंट बेस है इंडिया में। अब अमेजन का तो आपको पता ही है कितना ज्यादा बेस है, तो उनके लिए होता है, क्योंकि ये क्या करते थे, हमारे यहाँ से टैक्स चोरी करने का फिराक में रहते थे कि उनको टैक्स ना भरना पड़े, इसीलिए पहले ही बोल दिया कि भाई जो भी होगा ना सर्विसेज, उस पर सीधा सीधा हमें इक्वलाइजेशन लेवी दे देना, हम तुम पे 3600 तरह के टैक्सेस और नहीं लगाएंगे। पेनल्टी क्या होगी अगर कोई नहीं मानता है, तो क्या होगा, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और अ पार्ट ऑफ मंथ। ठीक है, तो 2% है, 2% से 3% इंटरेस्ट हो जाएगा। नॉन पेमेंट कुड रिजल्ट इन पेनल्टी इक्वल टू द, अगर आपने बिल्कुल पेमेंट नहीं की, ठीक है, लेट पेमेंट में, तो आपका 1% इंटरेस्ट लगेगा। नॉन पेमेंट ही नहीं की ना आपने, तो 2 + 2%, ठीक है, सीधा 4% इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। सो व्हाट आर द इश्यूज नाउ, टैक्स पेमेंट्स कह रहे हैं कि भाई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, मैनी कंपनीज आर नॉट पेइंग इक्वलाइजेशन लेवी एंड देयर इज स्टिल कंसिडरेबल कंफ्यूजन एंड लैक ऑफ क्लैरिटी। सो इट इज बिलीव दैट रिक्वायरमेंट ऑफ हैविंग अ पैन एंड इंडियन बैंक अकाउंट कुड कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज। तो इंडियन बैंक अकाउंट आप मत करवाओ, इस तरीके का बोला गया है। सो levy has several issues that primarily include wide coverage, even non e-commerce company could be covered। तो इसके ये इश्यूज है कि बोलते हैं कि इवन नॉन ई कॉमर्स कंपनी को भी कवर कर लो, कोई भी फॉरेन कंपनीज है ना, हर किसी को कवर कर लो। तो भाई नॉर्मल लॉजिकली तो ये ई कॉमर्स कंपनी के लिए तो ये बोला जा रहा है नॉन ई कॉमर्स को भी करो। एंड अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, ऑन हाउ कंसिडरेशन नीड टू बी डिटरमाइंड स्पेशली इन केसेस वेयर इनकम इज माइनस्कल। ठीक है, जब इनकम ही बहुत छोटी से छोटी होगी तब क्या करना है, तो वो चीजें अभी इसमें क्लियर नहीं है। ठीक है, बेसिकली अगर इसका ड्रॉबैक आए तो आप यही लिखना कि नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को भी नॉन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को भी एम्बिट में लाना चाह रहा है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, देन इवन ट्रांजेक्शन्स बिटवीन नॉन रेजिडेंट्स आर कवर्ड। ठीक है, तो जो नॉन रेजिडेंट्स है उनमें भी कवर है। अब देखो रेजिडेंट, अब एड्यू निर्माण को चाहिए था ना फेसबुक पे ऐड, तो वो तो कवर्ड है, पर ये बोल रहे हैं कि नॉन रेजिडेंट्स को भी कवर करेंगे। कहीं का मान लो कोई सिंगापुर या फिर मतलब कोई नॉन रेजिडेंट हमारे यहाँ पे कुछ टाइम के लिए आया है, तो उस पर भी इक्वलाइजेशन लेवी लगाएंगे। सो दिस इज नॉट डन। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक हो सकता है। सॉरी।
देन इज अबाउट क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स। तो क्या हुआ भाई, एक ग्रुप ऑफ रिटायर्ड जजेस एंड फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स ने, ठीक है, एक मिलके कमेटी बनाई है फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज। ठीक है, हमारे यहाँ जो क्रिमिनल लॉज हैं प्रेवेलेंट, उनके लिए कैसे हैं भाई बताओ, क्या डाइवर्सिटी है या की दिक्कत है या ट्रांसपेरेंसी की, तो बताओ क्या है। ठीक है, तो कमेटी बस फर्स्ट अनाउंस अमित शाह जी ने अनाउंस किया था 2019 में कि बनाएंगे, फिर बना दी उन्होंने। पैनल टू जो ये पैनल होगा वो क्या देखेगा, आईपीसी एंड सीआरपीसी के चीज़ें देखेगा, जो भी इश्यूज है रिगार्डिंग मॉब लिंचिंग। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, कि ऐसी कौन सी स्टेट है, पहली स्टेट है जिसने मॉब लिंचिंग के खिलाफ स्पेसिफिकली लॉ बनाया है। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन फॉर टुडे। सो कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नोटिफिकेशन से आई 2020 में, एंड चेयरपर्सन कौन है, रणबीर सिंह। ही इज द वाइस चांसलर ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। अब मैं इसका क्यों बता रही हूँ आपको आगे पता चलेगा। इशू क्या है कि भाई लैक ऑफ डाइवर्सिटी है। ठीक है, ये जो पैनल आपने बिठाया है और इनके जो प्रोफेशनल्स हैं उसमें बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस बहुत कम है। अब वो ही इज अ चांसलर, वाइस चांसलर है वो। ठीक है, उनको क्या एक्सपीरियंस है, माना लॉ यूनिवर्सिटी का, बट द ग्राउंड लेवल की जो मॉब लिंचिंग होती है ना, उनको कोई ज़्यादा खास एक्सपीरियंस है नहीं। ठीक है, जो प्रीवियस कमेटी थी उनका तो चलो था, तो ठीक है, अच्छा खासा था उनमें एक्सपीरियंस, पर ये वाली कमेटी है इसमें तो फुल टाइम मेंबर्स भी नहीं है। अभी ये तो है नहीं मॉब लिंचिंग एक बार हो जाएगी, अब मॉब लिंचिंग की भी तो डिफरेंट फॉर्म्स बढ़ती रहती है ना, तो फुल टाइम मेंबर्स होने चाहिए थे। सो व्हाट नीड्स टू बी डन, इंक्लूड मोर एक्सपर्टाइज और डाइवर्सिटी इंक्रीज कराओ, सब कमिटीज बिठाओ इसी के अंदर विद आउटसाइड एक्सपर्ट एंड अदर कंसल्टेंट। ठीक है, जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, जो रीएड्रेस कर सकते हैं लैक ऑफ डाइवर्सिटी एंड जो मतलब इसमें शॉर्टफॉल है ना, कि जो लैक ऑफ डाइवर्सिटी साइट करे, तो उसमें उसके लिए आप क्या करो, सब कमेटी बिठा दो। ठीक है, तो सब कमेटी में क्या हो, एमिनेंट वुमेन हो, दलित रिप्रेजेंटेशन हो, आदिवासी रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटी एंड एलजीबीटी। ठीक है, एंड डिफरेंटली एबल्ड क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिशनर। ठीक है, डिफरेंटली एबल्ड भी हो एंड क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिशनर्स भी हो, क्योंकि वो फिर दोनों एंगल से देख सकेंगे चीज़ों को। ठीक है, एंड ग्रास रूट वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स of India, so their opinion must also be inculcated. So this committee should make public the MHA notification जो जिससे इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है, एंड जो भी अपनी वेबसाइट पे है उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस इसको लिख देनी चाहिए, एंड क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि भाई MHA से इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो या नहीं, या कोई अंदरूनी इन्फ्लुएंस है, तो वो सब क्लियर हो जाना चाहिए। द कमिटी शुड इंगेज विद अ वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स। ठीक है, वही बता रखा है, सब कमेटी बनाओ एंड वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर से पूछो भाई क्या दिक्कत आती है और हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एक वाइस चांसलर वर्क्स इन अ क्लोज्ड रूम। ठीक है, तो सो इफ यू नीड टू रिजॉल्व द ग्रास रूट लेवल प्रॉब्लम्स, यू नीड टू कंसल्ट दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दैट। सो बैकग्राउंड क्या है, क्रिमिनल लॉ इन इंडिया इज कंटेन्ड इन नंबर ऑफ सोर्सेज एंड मोस्ट ऑफ दीज आर कॉलोनियल एरा लॉज। ठीक है, लाइक आईपीसी हमारा 1860 से चला आ रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल्स राइट एक्ट 1955 का, डॉरी प्रोहिबिशन 1961, SC/ST एक्ट ऑफ 1989। ठीक है, तो ये इस तरीके के लॉ है, कुछ तो कॉलोनियल एरा के भी हैं। ठीक है, अब हम रिसेंट पढ़ते हैं एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, अब बताओ 1897 का, इतना पुराना लॉ है ना। सो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैन इम्पोज पेनल्टीज ऑन दोज हु वायलेटेड द एस्टैब्लिश्ड लॉ। ठीक है, तो पहली बात क्या होती है, दोनों चीज़ें क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कंकरेंट लिस्ट में होता है। तो आपको पता ही होगा यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट 3 तरीके की लिस्ट होती है, 7 स्टेट शेड्यूल में होती हैं। ठीक है, तो ये 7 शेड्यूल में, इसका मतलब स्टेट और यूनियन की इस पे पैरेलल जुरिस्डिक्शन चलती है। So Lord Thomas Babington Macaulay is said to be the chief architect for the codification. इन्होंने codify कराए थे हमारे जो ये criminal laws हैं। ठीक है, तो Macaulay is also related to education as well है, थोड़ा याद करो। ठीक है, सो नीड फॉर रिफॉर्म्स कॉलोनियल एरा लॉ। ठीक है, जो कॉलोनियल एरा लॉ है स्पेसिफिकली इनकी मॉडिफिकेशन चाहिए, इनइफेक्टिवनेस हो चुकी है, आज के टाइम में रेलेवेंट नहीं है, पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है केसेस के, एंड ह्यूज अंडर ट्रायल्स हैं। ठीक है, तो प्रीवियस कमेटी कौन सी बनी है इसको देखने के लिए, माधव मेनन कमेटी एंड मलीमत कमेटी। माधव मेनन कमेटी 2007 में बनी थी, उन्होंने बोला था जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया उसको खासा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जो मलीमत कमेटी उन्होंने कहा था कि 2003 में सबमिट की थी रिपोर्ट ऑन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया। सो बेसिक बात यही बोली गई थी, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रिफॉर्म्स बताए थे। ठीक है, कि जो कन्फेशंस है एसपी ऑफ द पुलिस है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनको भी एक तरह का एविडेंस मान लेना चाहिए इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अभी तो क्या है, मजिस्ट्रेट के पास लेके जाते तो उसको एसपी के आगे भी कन्फेशन को भी मान लेना चाहिए। ठीक है, एंड स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर फॉल्स रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस होता है कई बार डॉरी के खिलाफ। ठीक है, ब्लैकमेलिंग की तरह से रॉन्ग केसेस वुमेन फाइल करा देती हैं, SC/ST एक्ट में भी काफ़ी होता है। ठीक है, रॉन्ग केसेस, सो दे मस्ट अट्रैक्ट अ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट ताकि लोग इससे ऐसी चीज़ें ना करें। ठीक है,
देन देख लेते हैं इंडियन ट्रैवलर्स इन श्रीलंका एंड इश्यूज एसोसिएटेड। तो मैं आपको पहले ट्रैवलर दिखा देती हूँ क्या होता है। देखो इस ट्रैवलर का मतलब एक तरीके की फिशरीज होती है, क्या मछली पकड़ने के काम आती है। ये क्या होता है, नेट होता है, नेट पे काफी ज्यादा वेट लगा देते हैं, वेट लगाएंगे तभी तो नीचे जाएगा ना, वरना ऊपर फैलता रहेगा। वेट लगा के नीचे मतलब ऐसे ये शिप जैसी चलती रहती है, अपने पीछे पीछे नेट चलता रहता है, इसमें क्या होता है मछलियां इकट्ठी होती रहती हैं। तो ये ट्रैवलर होता है। अभी इशू देख लेते हैं क्या हुआ। जो श्रीलंका के फिशरमैन है उन्होंने कंप्लेन की है, ठीक है। जो नॉर्थ कोस्टन जो जाफना पेनिनसुला है, हम देख लेंगे कहाँ है, ठीक है। जाफना पेनिनसुला वाले श्रीलंका जो फिशरमैन थे उन्होंने कहा कि इंडिया से आया था भाई एक ट्रैवलर और उसने हमारे आगे फिशिंग नेट फाड़ दिए और हमारे धंधे में रुकावट डाल दी उन्होंने, ठीक है। तो ये इशू आया है। सो इशू इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हाँ ये है कि बायलेटरल टाइज में दिक्कत आई क्योंकि श्रीलंका की इकोनॉमी प्रिडोमिनेटली फिशिंग वगैरह से चलती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये वाली चीज़ आई है एंड फर्दर मोर कोविड करके तो उनके जो एक्सपोर्ट करते हैं फिशेस वगैरह वो भी हिट हो रखे हैं। देखो ये है जाफना, जाफना की लोकेशन पॉइंट पेड्रो जो आया है ना, ये वाली बोला है कि ये वाली दिक्कत है। इंडियन ट्रैवलर्स यहाँ घुस गए और ऊपर से ये श्रीलंका का टेरिटोरियल वाटर मतलब 12 नॉटिकल माइल्स, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर्स होता है। फिर आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस अकॉर्डिंग टू यूएन क्लॉज, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज। सो पॉइंट पेड्रो, तो इन्होंने ये बात बोला। और इसमें एक और लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ये देखो हम्बनतोता पोर्ट। अब हम्बनतोता की क्या रिलेवेंस है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो श्रीलंका गवर्नमेंट कैसे हैंडल कर रही है, तो देखो इतने ज़्यादा इंडियन फिशरमैन अरेस्ट कर लिए, ये कर लिए, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एट ऑल। तो बॉर्डर ट्रैवलिंग होता क्या है, ये डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस है विच अफेक्ट मैराइन इकोसिस्टम, ठीक है। क्या होता है, जो ट्रैवलर है ये ड्रैग करता है, जो ये फिशिंग नेट्स है ना इनको ड्रैग करता है अक्रॉस द सी फ्लोर, ठीक है। इससे क्या होता है, जो अंडर का मतलब काफ़ी ज़्यादा अंदर फिशेज होती है ना वो भी कैप्चर हो जाती है। हम जो फिशरमैन लोकली क्या करते हैं कि ऊपर ऊपर ये समुंदर है इसके ऊपर यहाँ पे नेट बिछा दिया और फिर ऊपर से पकड़ लेते हैं, जो भी इसमें मतलब इसमें जो बेट है वो लगा दिया और फिर पकड़ लेते हैं। इससे क्या होता है, ऊपर ऊपर जो फिशेज आती है वो आ जाती हैं इजीली। ऊपर की फिशेज क्या होता है, जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करती हैं। डीप फिशेज टेक्स टाइम, ठीक है, एंड दे आर मोस्ट रिलेटिवली स्टेबल। सो इसीलिए ये दिक्कत आती है एंड दिस इज इसीलिए बोला जा रहा है दैट इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिस एंड दिस कॉजेज ग्रेट डिप्लेशन ऑफ फिशरी रिसोर्सेज। सो इंडिया एंड श्रीलंका का ऐसा नहीं है, मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट नहीं है 1974 से 1976 में 4 बार साइन हो चुका है, ठीक है। सो दिस वाज डन टू फैसिलिटेट लॉ इन्फोर्समेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि दोनों की ही कंट्रीज के वही ना वाटर्स जहाँ भी ओवरलैपिंग होंगे, बाउंड्रीज ओवरलैपिंग होंगी, दिक्कतें तो आएंगी ही। तो श्रीलंका के साथ हमारी मैरीटाइम दिक्कत आती है एट टाइम्स। सो दे आर क्लोजली लोकेटेड एंड जो हमारा पाल्क स्ट्रेट है ये इंडिया का खत्म हो जाएगा तो यहाँ से श्रीलंका चालू जाएगा। सो दिस इज पाल्क स्ट्रेट। फर्स्ट एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, 1974 में, ठीक है, बिटवीन एडम ब्रिज एंड पाल्क स्ट्रेट। सो दिस इज मतलब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मैरीटाइम एग्रीमेंट्स। सो सेकंड एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स इन 1976, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल का। श्रीलंका, इंडिया एंड मालदीव साइंस एन एग्रीमेंट फॉर द ट्राई जंक्शन पॉइंट एट गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये आप थोड़ा याद कर सकते हो, tripartite agreement, so this can be important. So in November 1976 India and Sri Lanka signed another agreement to extend the maritime boundary in Gulf of Mannar। सी ठीक है, तो ये वाली तो गल्फ ऑफ मन्नार की लोकेशन आप ध्यान रखना, दिस इज गल्फ ऑफ मन्नार एंड ये इनकी कोलंबो, इनकी 2 कैपिटल्स हैं, कोलंबो एंड श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, ठीक है। तो कोलंबो इनकी दूसरी तरीके की कैपिटल है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे हम्बनतोता पोर्ट की रेलेवेंस क्या है। देन इज अबाउट यूएई कीन ऑन ओपन स्काई पॉलिसी विद इंडिया। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बोला कि भाई हम तो ओपन स्काई एग्रीमेंट करेंगे इंडिया के साथ, ठीक है। तो it asked India to look at the open sky policy separately from 5th and 6th freedom, ठीक है। So ये वाली चीज़ है। इशू हैज़ बिन सोर पॉइंट बिटवीन एयरलाइंस, तो हम देख लेंगे जो 6th वाला इशू है वो क्या है। सो ओपन स्काई पॉलिसी क्या एग्रीमेंट विल नॉट ओनली एनकरेज कनेक्टिविटी एंड पैसेंजर ट्रेवल बिटवीन 2 कंट्रीज बट विल ऑल्सो रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ एयर फेयर्स, ठीक है। तो यूएई है, ठीक है, यूएई की लोकेशन आपको पता ही होगा कि ये यहाँ पे मान लो ये अरेबियन पेनिनसुला है, ठीक है। तो यूएई समवेयर हियर, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड इधर कहीं पड़ता है। सो इसीलिए क्या है कि अगर हमारे इनके साथ ओपन स्काई पॉलिसी होगी तो फेयर्स में रिडक्शन होगी। सो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 क्या बोलता है कि हमारी सरकार ओपन स्काई एयर सर्विसेज के एग्रीमेंट आप ऑन अ रेसिप्रोकल बेसिस, मतलब अगर दूसरी कंट्री आपको बोल रही है कर लो तो आप भी कर सकते हो, वो आपको प्रोवाइड कर रही है, तो विद सार्क नेशंस, ठीक है। तो सार्क नेशंस में यूएई तो आता नहीं है, एज वेल एज कंट्री बियॉन्ड अ 5000 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम न्यू दिल्ली। तो अब ये इतने में तो यूएई आता है, तो इसीलिए बोला गया है।
it implies that nation within this distance need to enter into a bilateral agreement. ठीक है, bilateral होना चाहिए, mutually determine the number of flights and airlines जो operate कर सकती है between these two countries. अभी तक हमने किन किन के साथ साइन किया है? ग्रीस, जमाइका, गुयाना, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, स्पेन एंड श्रीलंका. ठीक है, इन सब के पास हम साथ हमने कर चुके हैं. फ्रीडम ऑफ एयर का क्या मतलब होता है? इंटरनेशनल एयर ट्रैवल इज गवर्न बाय वेरियस फ्रीडम ऑफ एयर. ठीक है, अलग अलग लेवल की. द डिग्री ऑफ स्काई ओपननेस डिपेंड ऑन द फ्रीडम ऑफ एयर जो एक कंट्री फॉरेन एयरलाइंस को दे रही है. मतलब हमारे यहाँ से मान लो पाकिस्तान का एयरलाइन गुजर के जाएगा ना, तो हमारे लॉज डिपेंड करेंगे, वो ऐसे ही नहीं घुस के आ सकता. ठीक है, वो अगर हमने उसको परमिशन दे रखी है ना तो ही वो आ सकता है. ठीक है, तो डिग्री ऑफ स्काई ओपननेस डिपेंड ऑन फ्रीडम ऑफ एयर जो एक कंट्री ग्रांट करता है एक फॉरेन एयरलाइन को. देयर आर 9 सच फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द 1944 कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन. ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिविल एविएशन का अब ये ऐसे आप याद रख सकते हैं 1944 में क्यों बना होगा, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था. ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास का चीज़ है. ठीक है, एंड उस टाइम आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्बिंग हुई थी एंड दिस वाज द नीड ऑफ द आवर इस तरीके की सिविल एविएशन के लिए. सो दिस इज द थिंग. तो फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर क्या होता है कि भाई एक कैरियर आप अपनी होम स्टेट से उड़ सकते हो. ठीक है, तो ये इंडिजिनस है फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर. सेकंड फ्रीडम ऑफ एयर क्या होता है? अलाउज टू लैंड इन अ सेकंड कंट्री. मान लो हम यूएई में जा रहे हैं. सो थर्ड एंड फोर्थ फ्रीडम ऑफ द एयर अलाउज एयरलाइन टू टेक ऑफ फ्रॉम द कंट्री इट हैज लैंडेड इन. ठीक है, वहां से दोबारा टेकअप कर सकते हैं एंड लैंड टू द होम बेस. ठीक है, ये तो मान लो इंडिया से यूएई जाने का, ये यूएई से इंडिया आने का, और ये नहीं ये यूएई में लैंड करने का, और ये वापस यूएई से इंडिया आने का. फिफ्थ एंड सिक्स्थ फ्रीडम क्या है? अलाउ एयरलाइन टू कैरी पैसेंजर पिक फ्रॉम वन कंट्री एंड फ्लाई देम टू थर्ड कंट्री रादर देन फ्रॉम द कंट्री फ्रॉम विच द एयरलाइन ओरिजिनेटेड. ठीक है, मान लो हम पाकिस्तान से फ्लाई ओवर करके जा रहे हैं. ठीक है, यूएई. ठीक है, तो दिस इज द थिंग अबाउट फिफ्थ एंड सिक्स्थ फ्रीडम, टू फ्लाई देम टू थर्ड कंट्री रादर देन द कंट्री फ्रॉम विच एयरलाइन ओरिजिनेटेड. सो दिस इज द थिंग. या फिर क्या हो सकता है कि मान लो जो इंडिया है. ठीक है, इंडिया से हम कहीं और भेज रहे हैं जो पैसेंजर्स हैं. ठीक है, तो पैसेंजर्स लाके हम किसी थर्ड कंट्री पे भेज रहे हैं जहाँ से हमारी ओपन स्काई पॉलिसी साइन नहीं है जिनके साथ. सो ये है फिफ्थ एंड सिक्स्थ फ्रीडम से रिलेटेड. देन देख लेते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फंड है, ये आप जरूर अपने नोट्स में लिख सकते हैं. पैन इंडिया है. ठीक है, ऑल ओवर इंडिया लागू होगा. सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% मानी कि सेंट्रली फंडेड. ठीक है, सो स्कीम शैल प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म डेप्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटीज. ठीक है, किन किन प्रोजेक्ट्स को दिया जाएगा? क्या होता है कि आपको पता ही होगा कि अभी कोविड करके भी क्या है कि लोगों का माल कोई खरीद नहीं रहा. कितने लोगों ने आलू हो गया, टमाटर हो गया, सड़कों पे फेंक दिया. ठीक है, फार्मर्स ने, क्योंकि उनका माल बिक नहीं रहा एंड ये बहुत ज़्यादा पेरिशेबल गुड्स हैं तो ये जल्दी खराब हो जाते हैं. तो इसीलिए ये फंड लॉन्च किया है कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए. ठीक है, कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, हमने क्या किसान रेल के बारे में सुना है. ठीक है, तो जो एविएशन मिनिस्ट्री है उसने भी बोला है हम एयरलाइंस भी ऐसी लॉन्च करेंगे जो गुड्स को, ये फार्म गुड्स हैं, इनको मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकेंगे. तो ये एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है विच प्रोवाइड्स इंटरेस्ट सबवेंचर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट. क्या होगा कि किसी ने अगर लोन लिया है इन सबको डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को, मान लो उसको 9% इंटरेस्ट देना है ना, तो इंटरेस्ट सबवेंशन के थ्रू मान लो 2-3% सरकार दे रही है, तो उसको क्या होगा कि उसको सिर्फ 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बाकी सरकार देगी. ठीक है, ड्यूरेशन कितनी है? 10 साल की ड्यूरेशन है स्कीम की. अंडर दिस स्कीम ₹1 लाख करोड़ विल बी प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज लोन्स. तो 1 लाख करोड़ के लोन्स देंगे बैंक्स या फिर दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज. ठीक है, मार्केट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर्स जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स. तो इस तरीके की चीज़ें ये इनको लोन्स प्रोवाइड करेंगे. इंटरेस्ट सबवेंशन कितना? 3% का देंगे या लिमिट ऑफ 2 करोड़. ठीक है, जो विच एवर इज लेसर, तो उतना आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा एंड 7 साल तक आपको मिलेगा. 7 साल तक आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर आपसे ले लेंगे इंटरेस्ट. सो क्रेडिट गारंटी भी होगी इसकी. ठीक है, क्रेडिट गारंटी कवरेज विल बी अवेलेबल फॉर एलिजिबल बोरोवर्स फ्रॉम दिस फाइनेंसिंग फैसिलिटी अंडर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड अप टू अ स्कीम ऑफ लोन अप टू ₹2 करोड़ एंड फी फॉर कवरेज विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट. की इनकेस कोई फार्मर या इंफ्रास्ट्रक्चर वाले डिफॉल्ट करते हैं, सो दिस क्रेडिट गारंटी ये कौन बैक कर रही है? यूनियन गवर्नमेंट, की हम इनका लोन रीपे कर देंगे. इन द केस ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, क्रेडिट गारंटी में बी अवेल्ड फ्रॉम द फैसिलिटी क्रिएटेड अंडर FPO प्रमोशन स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर. तो ये प्रोवाइड करेंगे FPO से रिलेटेड जो क्रेडिट गारंटी है. मैनेजमेंट कौन कर रहा है? थ्रू ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मिस प्लेटफॉर्म से इसका
फैसिलिटेशन होगा। नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमिटीज विल बी सेटअप टू इंश्योर रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड इफेक्टिव फीडबैक। तो वहाँ से इनका फीडबैक लिया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल पे कुछ तो होना चाहिए ना उनको मॉनिटर करने के लिए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट से। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च्ड। देन इज अबाउट FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। नाम से समझ में आ रहा है जो फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आ रही है उसको रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो इसको कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्लस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी करता है एट टाइम्स, बट ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उन्होंने कमेटी गठित की है, इसीलिए ज़्यादा हाईलाइट में वो है। ऑब्वियसली वहाँ से कहीं से पैसा आ रहा है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री तो करेगा ही, एंड होम अफेयर्स इसीलिए कर रहा है क्योंकि बाहर से आ रहा है पैसा। सो दिस कैन बी थ्रू फॉर अ मतलब टेररिस्ट फंडिंग के लिए भी आ सकता है, तो सिक्योरिटी रीजन है ना, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी इसमें आता है। सो एक कमेटी बिठाई है जो देखेगा कि ये जो पैसा आ रहा है ये वायलेशन तो नहीं कर रहा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, इनकम टैक्स एक्ट का एंड FCRA का। किन किन तीनों को अंडर द रेडार लिया है? राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। तो इन तीनों को लिया है। तो दिक्कत क्या आई है? जो RGF है, राजीव गांधी ये वाले जो RGF है, राजीव गांधी फाउंडेशन है, ये दोनों तो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड FCA एसोसिएशन, ठीक है। एंड इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट इज नॉट FCRA रजिस्टर्ड एसोसिएशन, तो ये है नहीं FCRA रजिस्टर्ड, ठीक है। एंड इनको फॉरेन डोनेशंस मिल रही है, तो ये दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम FCRA देख लेते हैं, 2010 में आया था, ठीक है, ताकि जो फॉरेन फंडिंग है ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन लाइक NGOs, ठीक है, एंड एसोसिएशंस, उन पे रेगुलेट किया जा सकता है। सो अंडर FCRA एक्ट एंड implemented by Ministry of Home Affairs, ठीक है। अंडर दिस एक्ट ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ एवरी 5 years, ये नहीं एक बार रजिस्टर कर दी, हर 5 साल में अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा कि भाई अब तक जिंदा हो या नहीं हो, ठीक है। So as per the amendment of FCRA rules, all NGOs registered or granted prior permission under FCRA are now required to upload all details of the foreign contribution जो भी उनको मिली हैं और जो उन्होंने 3 महीने में यूटिलाइज की है, ठीक है। अब कोरोना करके ध्यान तो दिया नहीं, तो अमित शाह जी बोल रहे अरे मुझे तो याद आ गया फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस भी देखनी है, तो हर 3 महीने की इनको देनी है ऑन देयर वेबसाइट, ठीक है। सो NGOs नाउ नीड टू फाइल देयर एनुअल रिटर्न्स ऑनलाइन, तो वो भी ऑनलाइन ही करने पड़ेंगे अब अपनी एनुअल रिटर्न्स, ठीक है, विद द हार्ड कॉपी वर्जन डिस्पेंस्ड विद, एंड द एनुअल रिटर्न्स मस्ट बी प्लेस्ड क्वार्टरली ऑन NGO वेबसाइट, ठीक है। तो हर क्वार्टरली बेसिस पे उसको देना पड़ेगा। एंड who can accept foreign donations? A person having definite cultural, economic, educational, religious or social program can accept foreign donations after getting registration. तो पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा, फिर बेशक से एक्सेप्ट कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। So who cannot एक्सेप्ट फॉरेन डोनेशंस? तो ये वो लोग हैं जो सिक्योरिटी मतलब अगर इनको डोनेशन मिल जाएगी तो इनके इंटरेस्ट डामाडोल हो सकते हैं, जैसे कोई इलेक्शन कैंडिडेट, ठीक है, मैम MP या MLA, ठीक है, आप समझ सकते हैं कैसे इंटरेस्ट उनके ड्विंडल हो सकते हैं बेसिकली। पॉलिटिकल पार्टी और ऑफिसर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट। अब आप कहोगे इनका क्या है? अरे भाई अगर इनका लिख दिया तो बेसिक न्यूज़पेपर क्या है? ओपिनियन मेकर है लोगों का, ठीक है। तो वो डोकलाम वगैरह पे या चाइना वाले पे अच्छी अच्छी बातें लिख देंगे, चाइना ने जो किया ठीक किया, इंडिया उनको ऐसे प्रोवोक कर रहा है, तो दीज क्रिएट अ ओपिनियन बेसिकली। जज हो गया, गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया, और एम्प्लॉय और अदर कॉर्पोरेशन जो सरकार से गवर्नड है, तो उनको भी नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन और कंपनी एंगेज इन द प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियो न्यूज़ एंड ऑडियो विजुअल न्यूज़, तो उनको भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज न्यूज़ इज एन ओपिनियन मेकर। तभी तो जो FDI है यहाँ पे, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो भी इस पे 100% नहीं करते हैं कभी भी, ठीक है। इस पे मेजॉरिटी मतलब जो इंडियंस हैं उन्हीं की ज़्यादा FDI शेयर होता है इन देयर जो भी न्यूज़ चैनल्स हो गए ये NDTV टाइप्स के, एंड एनी अदर इंडिविजुअल्स और एसोसिएशंस हु हैव बीन स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, की इनको तो नहीं देनी भाई, ठीक है। सो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? सो एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? कोई भी एसोसिएशन हो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 एंड इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1882। नॉर्मली बी इन एग्जिस्टेंस 3 साल तक एक्जिस्टेंस होनी चाहिए। ये नहीं कल को खोल लिया एंड आज हमारे पास धड़ाधड़ 10 लाख रुपए की फॉरेन डोनेशन आ गया, ऐसे नहीं, 3 साल होना चाहिए, एंड उन्हें कम से कम 10 लाख रुपए लोगों की सर्विस में भी वो होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर्विस कुछ की नहीं, 3 साल पहले खोल लिया और हम दबा दब पैसे लपेटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड हैज़ अंडरटेकन रीजनेबल एक्टिविटी इन द फील्ड ऑफ बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। सो व्हाट इज पब्लिक इंटरेस्ट? द FCRA रेगुलेट्स द रिसिप्ट ऑफ द फंडिंग फ्रॉम आउटसाइड sources outside of India to NGO working in India. So it prohibited the receipt of फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एनी एक्टिविटीज़ जो नेशनल इंटरेस्ट के लिए डेट्रीमेंटल है, तो इसको बोल देते हैं कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट में हम इनको अलाउ नहीं कर रहे। दिस एक्ट स्पेसिफाइज दैट NGO रिक्वायर द गवर्नमेंट परमिशन टू रिसीव फंडिंग फ्रॉम अब्रॉड, तो उनकी परमिशन चाहिए पड़ेगी
एंड गवर्नमेंट कैन रिफ्यूज परमिशन इफ इट इज बिलीव दैट कि जो डोनेशन है एनजीओ का ये पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करेगी या फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. सो देर इज नो क्लियर गाइडेंस व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द पब्लिक इंटरेस्ट. तो यही दिक्कत आती है हर लॉ में, क्लियर ही नहीं है भाई क्या पब्लिक इंटरेस्ट. ठीक है, मतलब क्या हम उन पैसों का AK-47 बना रहे हैं जब तो पब्लिक इंटरेस्ट में हो. तो आप क्लियर करो ना कि पब्लिक इंटरेस्ट में आप कहना क्या चाहते हो, वो वाली चीजें आ जाती है. सो डेफिनेशंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, इट डिफाइंस द टर्म फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू इंक्लूड करेंसी आर्टिकल. ठीक है, अदर देन गिफ्ट. गिफ्ट नहीं, ये नहीं है कि मतलब कांच का ताजमहल भेज दिया उस पर भी तुम FCRA लगा रहे हो, ऐसा नहीं होता. अदर देन गिफ्ट होना चाहिए फॉर पर्सनल यूज. ठीक है, पर्सनल यूज की चीजों में कुछ नहीं कहते. एंड जो सिक्योरिटी रिसीव फ्रॉम फॉरेन सोर्स उन पे भी FCRA लागू होता है. वाइल फॉरेन हॉस्पिटैलिटी रेफर टू एनी ऑफर फ्रॉम फॉरेन सोर्स. मान लो कि मालदीव्स के लिए वो भेज दिया, ठीक है, छुट्टी पे भेज दिया, तो इन सब चीज़ों पे लागू नहीं होता है. ठीक है, देन देख लेते हैं बैकग्राउंड में क्या. 2019 में कम से कम 1800 NGO ने इनकी लाइसेंस लॉस कर दिए टू रिसीव फॉरेन फंडिंग. ठीक है, तो क्योंकि वो नहीं उस चीज़ पे कंप्लाई कर पा रहे थे. तो व्हाट नीड्स टू बी डन, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल एस्टैब्लिश करो. ये क्या होती है, जैसे नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रैंक करती है कि ठीक है, सर्टिफाई करती है कि भाई तुम एक्रेडिट करती हैं उनको बेसिकली. सो वो इनके लिए भी होनी चाहिए, NGOs के लिए, जो कंसिस्ट करेगी एकेडमिशियंस, एक्टिविस्ट, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, ताकि वो कंप्लायंस को कर सकें जो भी NGOs को दिया जाता है. एंड बेटर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड फाइनेंस, क्योंकि अब होम अफेयर्स को क्या पता फाइनेंसेस का क्या होता है ना. तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी रोप इन करना चाहिए. अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स टू कीप अ वॉच ऑन द फाइनेंशियल सर्विसेज. तो एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी होना चाहिए. एंड सिटीजन्स भी काफ़ी एक्टिव हैं आज के टाइम में, आपको पता ही है. एंड देयर पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी गो बियॉन्ड द रिचुअल ऑफ वोटिंग एंड शुड इंक्लूड प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस, जेंडर इक्विटी एंड इंक्लूजन एक्सेट्रा. सो दिस वॉज अबाउट FCRA. आई होप यू गॉट द क्लैरिटी. ठीक है, इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी कौन है NGOs का, एंड ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, 2010 का लॉ है. सो दिस वाज इट फॉर डिस्कशन. नो एक लास्ट बचा, प्रोडक्शन ऑफ लिथियम इन स्टार्स. तो 9 का हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर 10th का अपलोड करते हैं. सो प्रोडक्शन ऑफ लिथियम इन स्टार्स, तो ये पजल था कि भाई ये लिथियम स्टार्स ला कहाँ से रहे हैं. ठीक है, तो अभी वो सॉल्व हुआ है. तो स्टार्स क्या होता है एक्चुअली, वो डिस्ट्रॉय करते हैं लिथियम एंड दे इवॉल्व इनटू रेड जायंट्स. हमने कुछ दिन पहले रेड जायंट्स के बारे में पढ़ा था, आई होप यू रिमेंबर. ठीक है, तो स्टार्स डिस्ट्रॉय करते हैं लिथियम, तभी उनमें लाल लाल चमक जाते हैं, तो उनको रेड जायंट्स बोला जाता है. प्लैनेट्स वर ऑल्सो नोन टू हैव मोर लिथियम दैन देयर स्टार्स. ठीक है, तो बोला जाता है प्लैनेट्स में स्टार से ज़्यादा लिथियम होता है. अब लिथियम आपने थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ये ग्रुप होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 ग्रुप है जो पीरियोडिक टेबल का वहाँ पे लाई करता है. ठीक है, 3 इसका अटोमिक नंबर है. ठीक है, 7 इसका अटोमिक मास है. तो इस तरीके से होता है. तो इट इज़ वन ऑफ द लाइटेस्ट एलिमेंट एज वेल एंड इट इज़ अ मेटल. सो व्हाट इज द पजल, स्टार्स एज पर नोन मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन एक्चुअली डिस्ट्रॉयज लिथियम. एंड फिर वो ये तो हमने पढ़ लिया. सो सम स्टार्स वर फाउंड टू बी लिथियम रिच. तो बोले डिस्ट्रॉय तो करते हैं, पर लिथियम रिच कैसे हो सकता है. ठीक है, सो दिस पोज अ पडल, अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो इतने लिथियम रिच कैसे हो रहे हैं. ठीक है, वैसे भी ये डिस्ट्रॉय करते हैं. तो एज फार एज प्लैनेट इनगल्फमेंट थ्योरी वाज क्वाइट पॉपुलर दैट अर्थ लाइक प्लैनेट्स में इंक्रीज देयर स्टार लिथियम कंटेंट व्हेन दे प्लंज इनटू स्टार्स एटमॉस्फेयर. अगर वो स्टार्स के एटमॉस्फेयर में आ जाएंगे तो वो भी ज़्यादा लिथियम हो पाएगा. तो लेटेस्ट फाइंडिंग क्या है, व्हेन स्टार्स ग्रो बियॉन्ड देयर रेड जायंट स्टेज. ठीक है, क्या होता है, पहले रेड जाइंट स्टेज आती है, फिर रेड क्लम्प स्टेज आती है. ठीक है, तब ये जब ये इससे कन्वर्ट होता है ना, दे प्रोड्यूस लिथियम. व्हाट इट इज नोन एज हीलियम फ्लैश. बोला जाता है हीलियम फ्लैश, पर क्या होता है, ये उस टाइम पे इनमें लिथियम एनरिचमेंट हो जाती है स्टार्स में बहुत ज़्यादा. ठीक है, एंड इसीलिए इसको अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूक्लियोसिंथेसिस. ठीक है, बेसिकली लिथियम बन ही रहा है तो न्यूक्लियोसिंथेसिस बोला जाता है. सो व्हाट इज बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस. सो दैट प्रेडिक्ट्स दैट रफली 25% ऑफ द मास ऑफ यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ हीलियम. इट ऑल्सो प्रेडिक्ट्स अबाउट मतलब इतना ड्यूटेरियम है एंड सम क्वांटिटी ऑफ लिथियम भी मिलता है बिग बैंग में. जैसे जब बिग बैंग इनिशियली हमारे यहाँ हुआ था तब हर तरीके का हीलियम बना था, काफ़ी ज़्यादा 25%, एंड लिथियम भी बना था. एंड यही उसको एक्सप्लेन करता है, जब स्टार बनता है उसमें हीलियम फ्लैश होता है जिसमें उसमें लिथियम बनता है रेड जाइंट स्टेज से रेड क्लम्प स्टेज पे जाते हुए. So it is the production of nuclei other than those of lightest isotypes of hydrogen during early phases of universe. So Big Bang nucleosynthesis क्या कहता है कि मतलब हाइड्रोजन के आइसोटोप से दूसरी न्यूक्लियाई जो बनते हैं उसको ये बोला जाता है. तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन से होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम. ठीक है,
111H12H13, ठीक है। तो ये आइसोटॉप्स होते हैं जिनका आइसोटॉप्स मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है। आइसोबास मतलब जिनका मास सेम होता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। सो प्राइमोर्डियल न्यूक्लियोसिंथेसिस इज बिलीव टू बी मोस्ट कॉस्मोलॉजिस्ट टू हैव टेकन प्लेस इन द इंटरवल, ठीक है। जो प्राइमोर्डियल इनिशियली न्यूक्लियोसिंथेसिस हुआ था वो कुछ सेकंड्स में ही हो गया था आफ्टर बिग बैंग। सो ओरिजिनल ऑफ लिथियम क्या है, ये बिग बैंग जब हुआ था ओरिजिनली तब प्रोड्यूस हुआ था अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स एगो, जब हमारा यूनिवर्स बना था, ठीक है। वाइल द अबंडेंस ऑफ अदर एलिमेंट्स ग्रू मिलियंस ऑफ टाइम, द प्रेजेंट अबंडेंस ऑफ लिथियम इज ओनली 4 टाइम्स, ठीक है। जो ओरिजिनली मान लो 1 यूनिट थी ना लिथियम की, एक मान लो एटम बना था, तो अभी 4 एटम ही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अबंडेंटली इंक्रीज नहीं हुआ इसके अमाउंट में, क्योंकि ये स्टार्स में डिस्ट्रॉय होता रहता है टाइम टू टाइम। सो दिस इज द थिंग। सन फॉर इंस्टेंस हैज़ अबाउट अ फैक्टर ऑफ 100% लोअर देन अमाउंट ऑफ लिथियम, मतलब सन में भी काफ़ी कम है लिथियम अर्थ से। तो लिथियम है क्या, देखो इस तरीके से दिखता है, सॉफ्ट है, सिल्वर लाइक मेटल है, ठीक है। एंड Li से इसको रिप्रेजेंट मैंने बता चुकी हूँ, 3 इसका अटोमिक नंबर है, 7 इसका अटोमिक मास है, हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। लाइटेस्ट ऑफ ऑल मेटल्स है, लीस्ट डेंस है, ठीक है। अब लाइटेस्ट है तो लीस्ट डेंस होगा, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल है, ठीक है। तभी लिथियम बैटरीज में इसको यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल इसका हाई है, ठीक है। तो ये अभी नेक्स्ट तो 10 का डिस्कशन है, तो अभी ये देख लेना आपने। सो जो क्वेश्चन आपसे पूछा मैंने ज़रूर आंसर करिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।